Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is वाक्य. बेटा 9वीं कक्षा में आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं. तो अब पहले जानते हैं वाक्य को कि वाक्य किसे कहते हैं. बेटा एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे वक्ता कहने वाला वक्ता का भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं. जैसे भावना 9वीं कक्षा में पढ़ती है तो ये वाक्य है. अब वाक्य के बेटा 2 अंग होते हैं. जिस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण अनेक अंगों से हुआ है उसी प्रकार वाक्य का निर्माण भी अंगों से हुआ है. इसके 2 अंग है बेटा, उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है, विधेय क्रिया को कहा जाता है. उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहते हैं. जैसे मैंने बताया कि भावना 9वीं कक्षा में पढ़ती है तो यहाँ भावना उद्देश्य है और ये जो बच गया वो विधेय रहेगा. उसका मुख्य रूप से क्रिया को विधेय कहा जाता है जैसे पढ़ती है. अब ये वाक्य के अंग थे. अब करते हैं बात वाक्य के घटक कि जिन वाक्य घटक किसे कहते हैं बेटा कि वाक्य के जिन अंगों से मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है उन्हें घटक कहते हैं. अब इस घटक भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, अनिवार्य घटक और ऐच्छिक घटक. अनिवार्य घटक में कर्ता और क्रिया होती है. अनिवार्य मीन्स बेटा आवश्यक, ज़रूरी. वाक्य की रचना के लिए जो ज़रूरी घटक होते हैं वे कर्ता और क्रिया. इन दोनों के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता. इसमें ऐच्छिक घटक में बेटा कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण, इनका जब आप प्रयोग करते हो तो ये ऐच्छिक अर्थात इच्छा पर आधारित. आप वाक्य में इनका प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर भी सकते हो और नहीं भी. जैसे गीता सीता के लिए पुस्तक लाई. अब यहाँ गीता करता है और लाई ये विधेय है. यहाँ सीता के लिए इसमें संप्रदान कारक है बेटा ये, तो ये आपकी इच्छा पर आधारित है. नहीं तो पूर्ण वाक्य ऐसे भी बन जाएंगे गीता पुस्तक लाई है. तो यहाँ गीता उद्देश्य हो गया और पुस्तक लाई है ये क्रिया हो गई, इसकी विधेय हो गया. अब इसमें इच्छा के अनुसार आपने संप्रदान कारक के रूप में डाला था सीता के लिए, तो ये ऐच्छिक घटक है. जो बीच में कर्म के रूप में विशेषण या क्रिया विशेषण आते हैं ये ऐच्छिक घटक होते हैं. अब बात करते हैं वाक्य के तत्वों की कि वाक्य में 6 प्रकार के तत्व होते हैं बेटा. पहला तत्व होता है सार्थकता. सार्थकता वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग हो. सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग हो सकता है लेकिन अकेले निरर्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होगा. जैसे कई बार हम बातचीत करते हैं तब कहते हैं मैं खाना वाना खाऊं या मैंने रोटी वोटी खा ली. तो यहाँ वाना या रोटी के साथ वोटी ये निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता. लेकिन भाषा को रोचक बनाने के लिए सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अकेले इनका प्रयोग नहीं होगा. इसीलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए. रोचकता के लिए निरर्थक शब्दों का उनके साथ आप प्रयोग कर सकते हो. अब दूसरा पॉइंट है इसका योग्यता. योग्यता बेटा वाक्य में जो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हर शब्द की अपनी योग्यता होती है, तो योग्यता के अनुसार ही उनका वाक्य में प्रयोग हो. जैसे गाय घास खाती है ये ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम कह दें कि गाय घास पीती है तो घास में क्या पीने की योग्यता है? नहीं है बेटा. या मैं कह दूँ कि रोहित दूध खाता है तो दूध में पीने की योग्यता है और घास में खाने की योग्यता है. तो जिस शब्द में जो योग्यता है उसी के अनुरूप उसका प्रयोग हो. तो ये योग्यता का तत्व था. अब तीसरा हमारा जो तत्व है वो है आकांक्षा. आकांक्षा मीन्स इच्छा, शंका या किसी प्रकार का प्रश्न. कि वाक्य में जब वाक्य रचना हम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा, शंका या प्रश्न नहीं बचना चाहिए. सारी चीज़ें पूर्ण हो उसमें. जैसे अब मैं कह दूं कि मैंने सौरभ को समझा
क्या समझा? नहीं पता चला, यहाँ शंका आकांक्षा बची रह गई। अब मैं कह दूं मैंने सौरभ को बुद्धिमान समझा या मैंने सौरभ को मूर्ख समझा, गधा समझा, जब तक वो एक शब्द आकर उसको पूर्ण नहीं करेगा तो उसमें प्रश्न बचा रहेगा, आकांक्षा बची रहेगी। तो वाक्य रचना जब भी हम करते हैं तो इन 6 तत्वों को मिलाकर वाक्य रचना होती है। एक भी तत्व इसमें से रहना नहीं चाहिए। तो वाक्य में यदि प्रश्न बचता है तो इसका मतलब उस वाक्य में आकांक्षा की कमी है। अब अपना 4th जो तत्व है वो है बेटा पदकर्म, कि वाक्य में पदों का क्रम व्याकरणिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। कैसे? आप जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसी प्रकार हिंदी में बेटा क्रिया प्लस कर्म प्लस आप विशेषण, क्रिया विशेषण जो भी बीच में डाल रहे हो, पूरक, ये आते हैं, उसके बाद अंत में क्रिया होती है। तो इसी के अनुसार पदकर्म होना चाहिए। अब मैं कह दूं कि खा चुके हैं व्यक्ति सारे खाना, तो क्या ये पदकर्म है? नहीं है बेटा। सारे व्यक्ति खाना खा चुके हैं, ये पदों का कि कर्म के अनुसार हो, जैसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, पूरक आएगा, अंत में क्रिया आएगी। तो पदों का क्रम व्याकरणिक नियमों के अनुसार होना चाहिए, तभी वाक्य पूर्ण होता है। 5th अपना तत्व है बेटा ये निकटता, कि वाक्य को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके उचित समय, अवधि, सुर, ताल, बलाघात के साथ मेल होना चाहिए। उनका एक दूसरे के साथ उनकी परस्पर निकटता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं कुछ, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि खा चुके हैं सारे व्यक्ति खाना, तो इनकी निकटता नहीं है, इनकी निकटता बिगड़ी हुई है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार इनकी निकटता को उचित विराम चिन्हों के साथ बनाए रखना चाहिए। जो अंत का अपना 6th तत्व है बेटा वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, इनके अकॉर्डिंग सभी शब्दों का मेल होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए, तभी वह पूर्ण अर्थ देगा। तो ये आपके वाक्य के 6 तत्व थे बेटा। अब अगर हम बात करें कि आपके अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है बेटा, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया बेटा? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 हैं, जिसमें से पहला है आपका विधानवाचक वाक्य, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हो। वह विधानवाचक वाक्य होता है। जो वाक्य सामान्य कथन का बोध कराते हैं, सामान्य क्रिया का बोध कराते हैं, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो विश्वव्यापी सत्य होते हैं, वो भी आते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, चांद शीतलता प्रदान करता है, तारे टिमटिमाते हैं, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य हैं। ये सारे विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य कथन का बोध कराते हैं उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है अपना निषेधवाचक वाक्य। निषेध मीन्स मना करना, कि जो वाक्य मनाही का या मना करने का भाव जिस वाक्य में आता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य में कह दिया कि मेरा नाम सुनीता है, अब निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत कह दूं मैं मेरा नाम सुनीता नहीं है। अब 3rd है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य अपना अगला है बेटा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक जिसमें जिस वाक्य में संदेह का भाव हो या संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल से आपकी छुट्टियां हो जाए, हो सकता है कल से स्कूल खुल जाए, या लगता है आज वर्षा आ जाए। तो ये जहाँ पर संदेह का भाव होगा बेटा वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अपना अगला है बेटा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं बेटा। इसमें एक क्रिया दूसरी पर डिपेंड करेगी, एक के बिना दूसरी अधूरी सी प्रतीत होगी, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती,
अब अपना अगला है बेटा आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों पढ़ाई करो, आप जा सकते हैं, अंदर आ जाइए, ये आज्ञा दी गई है। अब अगला है बेटा अपना इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, कामना इस तरह की भावनाएं प्रकट हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे हम कहते हैं शुभ आशीष, आपकी आयु लंबी हो या दीर्घायु रहो, ईश्वर करे आप डॉक्टर बने। जहाँ पर इच्छा का भाव, कामना का, आशीर्वाद का भाव हो बेटा वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। अब अंतिम अपना है विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों में विस्मय की भावना प्रकट होती है या विस्मय का भाव झलकता हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे भावना प्रथम आ गई, अरे वाह हम जीत गए, छी कितना गंदा है। तो यहाँ पर कई तरह के ये भाव होते हैं बेटा, कहीं हर्ष सूचक, कहीं आश्चर्य सूचक, कहीं घृणा सूचक। तो जहाँ पर इस तरह की भावनाओं का बोध होता है वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। मेरे हिसाब से सभी को बेटा समझ में आ गया होगा। किसी को कोई शंका हो तो आप मुझे कॉल कर लें और अब इन पर आधारित उदाहरणों को आप स्वयं प्रैक्टिस उनकी करें।